Assalamualaikum class, this is me Ghulam Nabi, your biology teacher. Okay dear students, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये टॉपिक। आर्टिकल नंबर 3.2 सेल थ्योरी। बेसिकली सेल थ्योरी क्या है स्टूडेंट्स? इस चीज के अंदर ना हम सेल थ्योरी के अंदर इसके पॉइंट्स को तो डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट में मैंने पोस्टुलेट्स कुछ बताए हुए हैं उसके, लेकिन उससे पहले ना ये टॉपिक जो सेल थ्योरी वाला टॉपिक है, ये सेल थ्योरी से ज्यादा ना आप ये कह सकते हैं कि सेल की डिस्कवरी के ऊपर ये टॉपिक ज्यादा है, या सेल की हिस्ट्री के ऊपर ये टॉपिक ज्यादा है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हुआ यूं कि 17वीं सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप। साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप की इजाद कर ली और माइक्रोस्कोप को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और माइक्रोस्कोप को यूज किस लिए किया? टू स्टडी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, विच कांट बी सीन विद द नेकेड आई, जिसको आम आंख से देखा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, जिसका नाम था जी रॉबर्ट हुक। अब इसने क्या किया 1665 के अंदर, और ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ओक ट्री। एक ट्री है जी जिसका नाम है ओक ट्री। उसने उस ट्री का कोक लिया। कोक कहते हैं स्टूडेंट्स किसी भी ना छाल को, ठीक हो गया, ट्री के बाहर वाली जो उसकी छाल वाला हिस्सा होता है उसको बोलेंगे कोक। अब होता भला क्या है, इसने एग्जामिन किया स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ओक ट्री। ओक ट्री का छाल का छोटा सा हिस्सा लिया और उस स्लाइस को या हिस्से को इसने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में, और ये माइक्रोस्कोप इसका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, ठीक है, जो उसने खुद बनाया हुआ था। जब उसने उस कॉर्क को एग्जामिन किया तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जो कॉर्क है ना, छाल का वो जो हिस्सा था, ठीक हो गया, मेड अप ऑफ मेनी लिटिल बॉक्सेस। वो छाल का हिस्सा जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने ये देखा कि उस कॉर्क के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए। लेट्स सपोज ये वो छाल का हिस्सा एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये चीज उसने एग्जामिन की, जैसे कि आपकी बुक में ना डायग्राम भी बनी होगी। उसने देखा कि ना ये छोटे छोटे ना इसके अंदर बहुत ज्यादा लिटिल बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया कि खाली उसने ओक वाले हिस्से को एग्जामिन नहीं किया, उसने ओक ट्री की स्टेम का पीस भी लिया जिसको तना बोलते हैं, और रूट ऑफ ओक ट्री, और ओक ट्री की रूट का भी कुछ पार्ट लिया, उसको भी एग्जामिन किया। और उसको एग्जामिन करने के बाद भी उसकी ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा इसी चीज पर आया कि ये दोनों चीजें भी किससे मिलके बनी हुई हैं? लिटिल बॉक्सेस से। इसी तरह का स्ट्रक्चर उसके अंदर बना हुआ नजर आ रहा था। सो उसके बाद आए कंक्लूजन के ऊपर। तो ये सब चीजें एग्जामिन और ऑब्जर्व करने के बाद उसने वो ये नतीजे पर पहुंचा कि ये जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को उसने एग्जामिन किया है, ये किससे मिलके बने होते हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट से। कंपार्टमेंट्स का मतलब है खाली जगह को कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स डब्बों से मिलके बने होते हैं, और उसने इन्हीं खाली कंपार्टमेंट्स, जैसे ये एक खाली कंपार्टमेंट है, इसको नाम दे दिया सेलुलाई का। और बेसिकली स्टूडेंट सेलुलाई लैटिन में इस वर्ड को ना, इसका मतलब होता है रूम, ठीक है, कमरा। और आप देखेंगे कमरे के अंदर चार दीवारी है तो अंदर से वो क्या होता है? खाली, ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस। तो उसने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को सेलुलाई का नाम दे दिया, जिसका मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। तो इस मॉडल के मुताबिक या इसकी डिस्कवरी के मुताबिक जो सेल होता है वो अंदर से खाली होता है। लेटर ऑन हम इसको डिफरेंट डिस्कवरीज पढ़ेंगे कि सेल अंदर से एम्प्टी नहीं होता, लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन के बाद इसने ये रिजल्ट दिया कि सेल अंदर से एम्प्टी स्पेस है। स्टूडेंट फिर उसके बाद एक डच साइंटिस्ट आया। डच का मतलब जो नेदरलैंड से पीपल बिलोंग करते हैं उनको डच बोलते हैं। 1673 के अंदर वो आया, उसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है। इसने क्या किया? मेड बेटर माइक्रोस्कोप। इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इसने
रॉबर्ट हुक से अच्छी वाली माइक्रोस्कोप बनाई और उसने उस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व लिविंग सेल्स दैट कलेक्ट फ्रॉम पॉन्ड वाटर। उसने तालाब से थोड़ा सा पानी लिया, उसने उस माइक्रोस्कोप में रखा जो कि कंपैरेटिवली बाकी माइक्रोस्कोप से बेहतर थी, ठीक है। तो जब उसने उसके अंदर वो पॉन्ड वाटर को एग्जामिन किया तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि इस पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो हरकत कर रहे हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, उसने ये जो लिविंग सेल्स थे ना, जो कि पॉन्ड वाटर से उसने ऑब्जर्व किए थे, उसने इन लिविंग सेल्स को नाम दे दिया एनिमलक्यूल्स, ठीक है। इसने एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को नाम दिया था सेलुलाई का, इसने इस लिविंग सेल्स को नाम दे दिया ये है जी एनिमलक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। 1809 के अंदर फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने ये चीज ऑब्जर्व की, सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किया सेल्स को, और जब उसने सेल्स को ऑब्जर्व किया व्हेन एग्जामिन पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट, इसने क्या किया कि इसने ना प्लांट्स और एनिमल्स इनके डिफरेंट पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा और उसने दोनों के पार्ट्स में से ये चीज ऑब्जर्व की कि दोनों ही एनिमल्स और प्लांट्स इनके पार्ट्स में सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, आपकी बुक में वो मेंशन नहीं की गई, वो यही बात करते हैं nobody can have life। प्रीवियस बुक में ये स्टेटमेंट थी nobody can have life if its body not made up of cells and are not part of ये कह सकते हैं nobody can have life if their body is not cells or made up of cell। कि अगर कोई किसी भी शख्स की या किसी भी चीज की या जिंदा जानदार की लाइफ तब तक नहीं हो सकती जब तक या तो उसकी बॉडी सेल से मिलके ना बनी हो या उसकी बॉडी एक सेल ना हो। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों के लिए स्टेटमेंट थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर मिसिंग है। खैर, हम इसको डिस्कस सिर्फ आप कह सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कहा गया है या आपको बताया गया, बट आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो आपने इसको किसी भी तरीके से याद नहीं करना, सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए इसको देख लेना है। सो नेक्स्ट जो आपके पास एक आया, ये था ब्रिटिश बॉटनिस्ट था जो प्लांट्स को स्टडी करता था 1831 में। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आकर रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी थी वो गलत साबित हो जाएगी। वो ये था 1831 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट था जो प्लांट्स की स्टडी करता था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या किया कि सेल के अंदर एक एंटिटी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसने वो डिस्कवर कर लिया, ठीक है। इसने जब माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को ऑब्जर्व किया तो इसने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में। तो रॉबर्ट हुक ने कहा था कि वो एम्प्टी कंपार्टमेंट है, तो दैट मींस इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो यहां पर फॉल्स हो गई और एक नई डिस्कवरी आ गई जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, फिर कई सालों तक इस सेल के ऊपर काम करते रहे, ठीक हो गया, और नई नई ऑब्जर्वेशंस आती रही। उसके बाद जर्मन बॉटनिस्ट था एक, जर्मनी का एक बॉटनिस्ट जो कि प्लांट्स को स्टडी करते हैं जी, 1838 में। इसका नाम था मैथियस श्लीडन। मैथियस श्लीडन इसने ऑब्जर्व किया प्लांट्स के कई पार्ट्स को ना इसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद वो जिस कंक्लूजन पर पहुंचा वो ये थी कि तमाम के तमाम प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तमाम के तमाम जो प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। सेल इसी तरह इसी डिस्कवरी के एक साल बाद जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था जिसका नाम था थियोडर शिवॉन। ये बॉटनिस्ट था, उसने प्लांट्स को स्टडी किया। ये ज़ूलॉजिस्ट था, ये एनिमल्स को स्टडी करना शुरू हो गया। तो इसने सेम तरह की कंक्लूजन एनिमल्स के लिए दी जिस तरह उसने सेम तरह की कंक्लूजन प्लांट्स के लिए दी ना कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो इसने क्या किया? एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस था जी इन दो के काम में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो क्या था? ये इसका डेट ऑफ डेथ और बर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, 1885 में। स्टूडेंट यहां पर ना आपकी बुक में एक मिस्टेक हुई है छोटी सी, ये 1885 नहीं है, ये 1855 है, बट आप 1885 ही लिखेंगे।
असल में ये 1885 इस वजह से नहीं हो सकता, इसको फर्दर एक पॉइंट के जरिए ना मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, वो ये कि जर्मन फिजिशियन था, ठीक है, इसने ऑब्जर्व किया तमाम सेल्स जो हैं वो दूसरे बाकी सेल से आते हैं। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी सेल्स हैं वो दूसरे सेल से ही मिलके बनते हैं। लेट्स सपोज एक सेल है, इसी की फर्दर डिवीजन होती है तो ये आगे से क्या बना रहे हैं, दो सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम सेल थ्योरी का ये पोस्टुलेट भी है, उसके अंदर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसने ना एक जर्मन स्टेटमेंट दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी आपकी बुक में मेंशन नहीं है। वो ये थी कि ओमनिस सेलुलाई ई सेलुलाई। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब है कि जो न्यू सेल्स बनते हैं आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसा सेल जो पहले से वजूद में है, अगर उसमें डिवीजन होगी तो उसकी डिवीजन की वजह से न्यू सेल्स बनेंगे। ये जो फिनोमेना था या ये जो स्टेटमेंट थी, ये किसने दी, रुडोल्फ विर्चो ने। स्टूडेंट, उसके बाद था 1862 में लुइस पास्चर आया, ठीक है। इसने क्या किया कि जो रुडोल्फ विर्चो ने आइडिया दिया था ओमिनिस सेलुलाई ई सेलुलाई का, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया। इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव इस तरह से किया कि इसने एक फ्लास्क ले लिया, उसमें आप कह सकते हैं कि इसने कुछ ब्रॉथ रखा जिसको शोरबा बोल सकते हैं या सूप बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो जो फ्लास्क था वो क्या किया कि इसने थोड़ा सा उसकी जो ऊपर वाली ट्यूब थी वो कर्व थी, उसके आगे फिल्टर पेपर लगा दिया और उसको बॉइल कर लिया, ठीक है। जब बॉइल किया, फिल्टर पेपर लगा दिया, तो इसने देखा बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते, ठीक हो गया। तो इसने देखा कि उस वो जो आप कह सकते हैं ब्रोथ या शोरबा वगैरह या सूप लाइक स्ट्रक्चर था, उसके अंदर किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन नहीं हुई, ठीक है, या उसमें किसी किस्म के जर्म्स प्रोड्यूस नहीं हुए। बट सेम उसने फ्लास्क को जब ऊपर से काटा और उसने इन्वायरमेंट के साथ उसको एक्सपोज कर दिया, तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि सूप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर या वो फ्लास्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली ये इसी चीज को डिफाइन करता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सर, उसके बाद ये चीज है ऑब्जर्वेशन कंबाइंड टू फॉर्म बेसिक थ्योरी अबाउट सेल्स। फिर ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी इनको इकट्ठा किया गया, ठीक है, और इकट्ठा करने के बाद एक बेसिक थ्योरी बनाई सेल के मुतालिक और उसको नाम दे दिया सेल थ्योरी। और ये फर्दर अब उसके पोस्टुलेट्स है जिसको हम पीछे डिस्कस करके आ गए हैं, लेकिन ये 3 पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है और पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तमाम के तमाम किससे मिलके बने हैं, या तो वो एक सेल से मिलके बने हैं या तो एक से ज्यादा। अगर एक सेल से मिलके बने हैं तो उनको यूनिसेलुलर बोल लें, और अगर एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हैं तो उनको मल्टीसेलुलर बोल लें। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का अगर स्ट्रक्चरल यूनिट देखें, कोई भी, लेट्स सपोज हमारी आईज ले लें, ये हमारी बॉडी का एक यूनिट है, ठीक हो गया। तो अब एक पार्ट है, अब आईज का अगर आप बेसिक यूनिट देखेंगे तो वो आईज के सेल्स ही होंगे। तो बॉडी का कोई भी पार्ट है या कोई भी स्ट्रक्चर है या बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसका जो बेसिक यूनिट है या उसकी बेसिस होंगी वो सेल ही बना रहा होगा, ठीक है, ये सेल से ही मिलके बनी होगी। और लास्ट और थर्ड पॉइंट जो कि हम प्रीवियसली यहाँ पे देख चुके हैं कि सेल्स कम फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि पुराने वजूद में आए हुए जो सेल्स मौजूद होते हैं पहले से, उनके अंदर जब डिवीजन का प्रोसेस होता है तो उसी से क्या चीज बनते हैं, न्यू सेल्स, ठीक हो गया, ओमनी सेलुलाई ई सेलुलाई। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, जो कि था हमारा सेल थ्योरी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।